लेकिन इतने बड़े स्कैम के बाद भी चौटाला परिवार का असर हरियाणा में अब भी बरकरार है और इसके बाद भी ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला ने अपनी एक नई पार्टी जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी बनाकर 2019 में पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली और हरियाणा के सबसे यंग डिप्टी सीएम बन गए। नमस्कार दोस्तों, जब भी देश में नेपोटिज्म की बात होती है, मेरा मतलब है पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की बात होती है, तो अक्सर हरियाणा उस जंगल से छूट जाता है। यानी कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में मौजूद नेपोटिज्म की उतनी बात नहीं होती है जितना कि कुछ अलग राज्यों की बात होती है। लेकिन हरियाणा एक ऐसी जगह है जहां राजनीति केवल दलों के बीच ही नहीं बल्कि रिश्तों के बीच भी चली आती है और यहाँ राजनीतिक परिवारों ने सदियों से राज किया है। हरियाणा भारत का एक दिलचस्प राज्य अपने इतिहास का सबसे बड़े असेंबली इलेक्शन का सामना करने जा रहा है और यहाँ हर कुछ किलोमीटर्स पर बोलचाल बदल जाती है। जहाँ अलग अलग समुदायों का मेल है लेकिन राजनीतिक वफादारी अक्सर इन लोगों को अलग थलग कर देती है। 2024 के असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल करीब हैं और ज़मीन पर लोगों के बीच एक बदलाव का एहसास हो रहा है, पर यह बदलाव किस दिशा में जाएगा ये जानने की बात है। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इन परिवारों ने हरियाणा का पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाया है, एक कहानी जो पावर और लीगेसी का असल खेल है। हरियाणा की सबसे मशहूर पॉलिटिकल फैमिली चौटाला परिवार की कहानी देवीलाल से शुरू होती है। 1970s में किसान आंदोलन के नेता बनकर हरियाणा के ताऊ बनने वाले देवीलाल ने फार्मर्स के मुद्दों को उछाला और किसान हितों के लिए वो लड़े और इसी वजह से उनका असर 1980s तक हरियाणा के पॉलिटिक्स में बना रहा और वो 2 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बने और इसके बाद इनके लीगेसी को ओम प्रकाश चौटाला ने संभाला। देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता की जगह ली और सीएम भी बने, लेकिन 2013 में जेबीटी स्कैम के चलते उनकी पॉलिटिकल इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा और ये फैमिली कंट्रोवर्सी में आ गई। जेबीटी स्कैम भारत के एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था जहां हरियाणा में जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर्स की इलीगल भर्ती से जुड़ा हुआ था। यह सन 2000 में हुआ था जब नौकरियां गलत तरीके से अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को रिश्वत के बदले दी गई थी। लेकिन इतने बड़े स्कैम के बाद भी चौटाला परिवार का असर हरियाणा में अब भी बरकरार है और इसके बाद भी ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला ने अपनी एक नई पार्टी जेजेपी यानी कि जन नायक जनता पार्टी बनाकर 2019 में पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री ली और हरियाणा के सबसे यंग डिप्टी सीएम बन गए। बीजेपी के साथ अलायंस करके इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को और भी स्ट्रांग बनाया। बात करें इलेक्शन अपडेट की तो पिछले इलेक्शन में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और बीजेपी के साथ अलायंस बनाया था, लेकिन अब दुष्यंत को अपने नए पोजीशन और फार्मर्स के आंदोलन से कड़ी टक्कर मिलने की संभावनाएं हैं और आने वाले चुनाव में उनका पॉलिटिकल फ्यूचर काफी अनसर्टेन लग रहा है। अब बात करते हैं हुडा परिवार की। हुडा परिवार का हरियाणा की राजनीति में एक अलग ही मुकाम है। भूपिंदर सिंह हुडा 2 बार सीएम रहे हैं और उन्होंने हरियाणा को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गुड़गांव का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ उन्हीं के टाइम पर हुआ था और हुडा परिवार ने किसान और अर्बन डेवलपमेंट दोनों ही मुद्दों को इक्वली एड्रेस किया था। लेकिन हुडा परिवार हमेशा से ही विवादों से घिरा होता है। लैंड स्कैम्स जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील इनके टेन्योर में बहुत बड़े इशू बने, लेकिन इनकी पॉलिटिकल ताकत अब भी हरियाणा के पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफी स्ट्रांग है और दीपेंद्र हुडा जो रोहतक से 4 बार एमपी बन चुके हैं अब नए वोटर बेस को टारगेट करने में लगे हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। हुडा परिवार की कांग्रेस को पिछले चुनाव में कुल 31 सीट मिली थी, पर फिर भी वो पावर में वापस नहीं आ सके और अब भूपिंदर और दीपेंद्र दोनों किसान आंदोलन और बीजेपी जेजेपी अलायंस से नया कॉम्पिटिशन मिल रहा है। कांग्रेस को वापस आना टफ लगता है, लेकिन हुडा परिवार अपने कैडर को बनाए रखा है। अब आगे देखना होगा कैसे ये इलेक्शन लड़ते हैं। हुडा परिवार के बाद अब बात करते हैं बिश्नोई परिवार की। दोस्तों, भजन लाल हरियाणा के एक यूनिक नेता है। जहां हरियाणा के पॉलिटिक्स में जाटों का कब्जा रहा है, भजन लाल ने बिश्नोई समाज से उठकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। वो 3 बार सीएम रहे और अपनी राजनीतिक चतुराई के लिए मशहूर थे। हरियाणा के पॉलिटिक्स में जाट डोमिनेशन के बीच उन्होंने अपनी पार्टी को काफी मजबूत बना लिया है। भजन लाल के बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पॉलिटिकल लीगेसी को आगे बढ़ाया है, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है। कांग्रेस में रहकर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस तो बनाए रखा, लेकिन अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनकी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। आगे क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2019 के इलेक्शन में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर आदमपुर से जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को वापस पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बिश्नोई परिवार का आने वाले चुनाव में राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर दिखाई पड़ रहा है। हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में यादव और गुर्जर परिवार का बहुत बड़ा असर रहा है। राव इंद्रजीत सिंह जो पहले कांग्रेस में थे
अब बीजेपी के एक बड़े नेता बन चुके हैं। यादव कम्युनिटी पर स्ट्रांग होल्ड इनके साथ है और ये 5 बार अपनी लोकसभा सीट से एमपी भी रह चुके हैं। साथ ही बंसल परिवार जैसे नए परिवार भी हरियाणा के अर्बन पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की हमेशा से कोशिश कर रहे हैं और किसान पाल गुर्जर जो फरीदाबाद से आते हैं अब यूनियन मिनिस्टर हैं और उनका दबदबा अर्बन और रूरल हरियाणा में काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बात करें इन दोनों परिवारों के इलेक्शन अपडेट की तो राव इंद्रजीत सिंह और कृष्ण पाल गुर्जर दोनों बीजेपी के अब बहुत बड़े नेता हैं। 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत ने 5वीं बार एमपी सीट जीती, जबकि कृष्ण पाल ने भी अपनी पोजीशन को मजबूती बनाए रखी। आने वाले चुनाव में इन दोनों परिवारों को अर्बनाइजेशन और नए वोटर्स के चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा, जो इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जहां राजनीतिक वंशवाद हरियाणा में अब भी मौजूद है, वहीं नए पढ़े लिखे वोटर्स अब बदलाव की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के नए वोटर्स परिवारवाद की राजनीति से थोड़ा अलग सोच रहे हैं और हरियाणा के नौजवान अब नए मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हरियाणा के राजनीतिक परिवारों ने इस प्रदेश पर काफी बड़ा बोझ डाल दिया है, जो आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स के साथ इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि नए वोटर्स ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ नाम ही नहीं, नए आइडियाज और मुद्दों के साथ आए। क्या राजनीतिक वंशवाद हरियाणा के पॉलिटिक्स में अपना असर बनाए रख पाएगा या फिर नए चेहरे इन लेगेसीज को चैलेंज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा को 6 बड़े रीजन्स में बांटा गया है: रोहतक, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला। हर रीजन की अपनी एक अलग राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर है। जैसा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी का राज चल रहा है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में, लेकिन 10 साल से शासन के बाद भी लोग अब थोड़ा थक गए हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वापस आएगी? 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक पीपल्स पल्स ने हरियाणा के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बड़ा सर्वे किया। 15,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई और ये पता चला कि हरियाणा के ज्यादातर वोटर्स अब बीजेपी से नाराज है। तो बीजेपी पसंद नहीं आ रही है। विकास रोड पे देखो ना आप, कैसा विकास है बीजेपी का। गाँव में जाके देखो विकास, सीकरी जाके देखो ना विकास, कैसा बीजेपी का विकास है। विकास नहीं, विकास विनाश डोल रहा है रोड पे। पर ये नाराजगी क्यों है, ये जानने वाली बात है। और सर्वे के अनुसार हरियाणा के 65% किसान अब कांग्रेस का साथ देना चाह रहे हैं। बीजेपी के जाट और नॉन जाट को बांटने वाली पॉलिटिक्स का असर अब लोगों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि जाट और दलित समुदाय कांग्रेस की तरफ एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि दलित समुदाय में बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है और ओबीसी वोट भी धीरे धीरे फिसल रहा है। इस बार का इलेक्शन एक 2 वे बैटल बन गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का। पहले ये 1 साइडेड होता था। कांग्रेस, जो भूपिंदर सिंह हुडा के नेतृत्व में है, एक नए जोश के साथ वापस आ रही है और इस सर्वे के हिसाब से हुडा अभी भी करंट सीएम नायब सिंह सैनी से 10% आगे चल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के पास अभी भी शहरों में खास सपोर्ट है, खास करके फरीदाबाद और अहिरवाल जैसे जगहों में, और काफी सारे इंपॉर्टेंट सीट्स पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का असर अभी भी दिख रहा है, जहां सही कैंडिडेट चुनने से बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन इस साल के जनरल इलेक्शन में बीजेपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा खराब रहा है और इसीलिए ये इलेक्शन बीजेपी के लिए और भी अधिक जरूरी बन जाता है। हरियाणा के कम से कम 15 बैटल ग्राउंड सीट्स पर कंटेस्ट काफी कड़ा है। इन सीट्स पर जीत हार इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टीज के हाथ में हो सकती है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा जरूरी दिखाई दे रही है वो है बदलाव की लहर। लोग दुखी हैं, टूटे वादे, बढ़ती बेरोजगारी और एक ऐसी सरकार जो कहीं ना कहीं लोगों से दूर हो गई। अब इस दूरी का कारण केवल बीजेपी की इनकॉम्पिटेंसी है या कुछ और, ये एक अलग विषय है। अग्निवीर स्कीम जो नौजवानों को फौज में मौका देने के लिए आई थी, उस पर से अब लोगों का विश्वास कम हो गया है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, खासकर युवा वर्ग के बीच में। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को थोड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस को 43 से 48 सीट्स मिल सकती हैं, जो उन्हें सरकार बनाने के लिए काफी हो सकती हैं। वहीं बीजेपी को 34 से 39 सीट्स मिलने के अनुमान है, यानी अभी भी ये एक नजदीकी मुकाबला रहने वाला है। हरियाणा एक बड़े बदलाव के मोड़ पर है, लेकिन ये दिशा किस तरफ जाएगी? राज्य का भविष्य अब लोगों के हाथ में है। क्या लोग बीजेपी को एक और मौका देंगे या कांग्रेस 10 साल बाद फिर से वापस आएगी? जवाब तो इलेक्शन के साथ ही खुलेगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो द बल्ब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।